ओ मेरे बच्चों, अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। अल्लाह ने तुम लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी अता की है। एक शादीशुदा जोड़े के लिए इससे बड़ी और खुशखबरी नहीं हो सकती कि अल्लाह ताला इन्हें औलाद जैसी नेमत से अता करे। मैं बहुत खुश हूँ। और उनके ऊपर से नोट मार रही थी और मुलाजमा को थमा चुकी थी। बहू बेगम आए बकरों को छू लेते हैं ताकि वो सदके में दिए जा सकें। मुलाजमा ने दरवाजे पर ही खड़े होते हुए इससे कहा था। साथ ही बकरों की रस्सी अपने हाथ में थाम रखी थी। पहले तो कंफ्यूज हुई, लेकिन फिर कारिम ने मुस्कुराते हुए उसे बकरों के पेट से हिलाने के लिए कहा तो इसने बिल्कुल वैसे ही किया। बहुत बहुत शुक्रिया हो कर तुम बाप बनने वाले हो। मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुम लोगों को ऐसे ही एक दूसरे के साथ खुश खुरम रखे। अम्मा मुस्कुराते हुए कारिम को दुआएं दे रही थी। आज कारिम ने पहली बार मुस्कुराकर उनके माथे को चूमा और उन्होंने इसे अपने सीने लगाया था। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो मम्मा जान, आप भी तो दादी बनने वाली हैं, इसने बेहद खुश दिली से कहा था। आज इनके सीने में जैसे ठंडक पड़ गई। कब हुआ था इनके होशोवास में ऐसा कि इनका बेटा इतने पास आया हो इनके, या इन्हें इतनी अहमियत दी हो। वो तो हमेशा इससे दूर ही रहता था खुद से, और आज कैसे इन्हें अपने सीने से लगाए खड़ा था। आज अगर वो अपने अल्लाह से कुछ और मांग लेती तो शायद वो भी इन्हें मिल जाता। आज सुबह फजर की नमाज में अम्मा ने मांगा था कि वो अपने बेटे को सीने से लगाकर ये खुश खबरें सुना सकें, और इनका बेटा खुद ही इनके पास चला आया था। इनके जज्बात समझकर इतनी देर तक अपने सीने से लगाए खड़ा रखा था। और ये सब कुछ हुआ था हूर की वजह से। जब से इसके पैर इस घर में पड़े थे वो खुश रहने लगी थी। इनका बेटा इस लड़की के साथ एक खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत कर चुका था, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ बदले के लिए यहाँ आया था। वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। वो इसके साथ बहुत खुश रहने लगा था। और यहाँ वो कितना खुश था। सुल्तान साहब को तो सुबह सुबह किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में यहाँ से जाना पड़ा। उन्होंने सियासत और बिजनेस में हाथ दे रखा था, इसलिए इनका एक एक लम्हा बेहद अहम था। हाँ, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं था कि इसके लिए इनके बेटे से ज़्यादा अजीज कुछ नहीं था। और वो ये बात भी नोट कर चुकी थी कि कहीं ना कहीं वो कारिब के बाप बनने की खबर से नाखुश थे, क्योंकि इस खबर के बाद इनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। ये बात उन्होंने कल ही बताई थी और वो काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। बार बार एक ही बात बोलने जा रहे थे कि बाहर ख़ानदान से आई है और अब वो इस ख़ानदान को वारस देने जा रही है। फिर उन्होंने भी तकब्बुर से कहा था, अगर पोता हुआ तो ठीक है, वरना इस लड़की को तलाक देकर हमेशा के लिए यहाँ से निकलवा देंगे। इन्हें ना ही बेटी के रूप में लड़की पसंद थी और ना ही पोती के रूप में। औरत के वजूद से जैसे इन्हें कोई लगाव ही नहीं था। उन्होंने कभी अपनी बेटी को मोहब्बत से नहीं देखा था और ना ही कभी अपनी पोती को मोहब्बत देते। इसलिए उन्होंने भी पूरी शिद्दत से दुआ की कि पोता ही हो, ताकि इनके दिल में हुरुलैन के लिए जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाए, वो भी इसकी ज़ात से थोड़े से खुश हो जाएं। क्योंकि कारिब की खुशी को देखते हुए उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि वो अपने बात से बहुत ज़्यादा खुश है और उसको भी बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। और मेरी जान, तुम कमरे में चलो, तुम्हारा इतनी देर यहाँ खड़ा रहना ठीक नहीं है, और यहाँ गर्मी भी बहुत है और तुम्हारा इतनी देर अपने पैरों पर खड़े रहना भी ठीक नहीं है ना अम्मा जान। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वैसे हदायत देता हूँ। अम्मा जान से तस्दीक चाहता था। इसकी फिक्रमंद अंदाज पर उन्होंने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। हाँ मेरी जान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरा बच्चा। तुम चलो कमरे में, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा सा बनाकर भेजती हूँ जो तुम्हें सुकून देगा। और कारिब, तुम लोग भी सफ़र से आए हो ना, जाकर आराम करो। फिर शाम को तुम्हारे बाबा भी आ जाएंगे, फिर बातें करेंगे। वो भी तुम्हारे बाप बनने की वजह से बहुत खुश हैं, बल्कि अभी से ही वे अपने होने वाले पोते का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह पाक पहली औलाद के रूप में मेरी बहू को चांद सा बेटा अता करे। इसे अपने साथ लगाते हुए उन्हें दुआ दे रही थी। साथ ये भी बता दिया था कि इसके ससुर साहब पोता चाहते हैं। ये अलग बात है कि वो इस वक्त इतनी ज़्यादा खुश थी कि इनके पोते की बात को नज़रअंदाज कर गई। महफिल शुरू हो चुकी थी। बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन और मीडिया के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद थे। इसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। इसका ड्रेस ऑर्डर पर जलावर ने ही तैयार करवा दिया था, जो कि मुकम्मल इसकी मर्जी और पसंद के मुताबिक था। इसकी पसंद में वो आसमान से उतरी कोई और लग रही थी। इसे तैयार करने के बाद के लिए ब्यूटी पार्लर से लड़कियों को बुलाया गया, जो कि इसे और हसीन बना चुकी थी। इसमें तो कोई शक नहीं था कि अल्लाह ताला ने इसे कुदरती तौर पर बेहद हसीन बनाया था, लेकिन आज वो दुल्हन के रूप में सर से पैर तक इसके नाम से सजी से किसी और ही जान की लगी थी। आज इसका पोपर इसके नाम से सजा था और वो इस पर पूरे इख्तियारात रखता था। वो खामोशी से इसे देखे जा रहा था। इसे लाकर इसके साथ खड़ा किया, जबकि वो खामोशी से अपने नाखूनों को देख रही थी। इतने लोगों में इसका नन्हा सा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ खड़ी होकर क्या करे। इन सबको देखते हुए इसे अपने दिल की घबराहट से महसूस हुई, इसलिए निगाहें चुराकर अपनी आंखों को देखने लगी ताकि अपनी बेख्तियार धड़कते दिल को थोड़ा सा काबू कर सके। वो पार्टीज और महफिलों का हिस्सा कभी नहीं बनती थी, यहाँ तक कि इसके निकाह वाले रोज भी कितने कम लोग थे। और यहाँ इसकी सोच से ज़्यादा मेरी जान
तुम्हारे बाबा को इनवाइट किया था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो आएंगे, क्योंकि उन्होंने इनविटेशन कार्ड का जवाब नहीं दिया। मुझे अफसोस है कि मैं इन्हें इस महफिल में शामिल नहीं कर सका, लेकिन मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊंगा तुम्हारे बाबा के पास मिलवाने के लिए। लेकिन अब मैं तुम्हारी आंखों में बहते हुए आंसू न देखूं। तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं, इसलिए कुछ कोशिश करना कि अब कभी भी तुम आंसू न बहाओ। इसका हाथ अपने मजबूत हाथों की हथेली में रखा था। मैं आस्ता आस्ता इसके कान में सरगोशी कर रहा था। जब इसे सिकंदर साहब नजर आए, न जाने वो क्या करने वाले थे। इसने बहुत कोशिश की थी कि आज इनसे मिलने की, लेकिन कोई ना कोई आ जाता और इनसे मिलने के लिए। फिर बाबा जन खुद भी वलीमे की तैयारियों में लगे हुए थे, हवेली से कहीं चले गए थे। फिर शाम तक इनसे मुलाकात नहीं हुई, और जब वो वापस आए तब इसे खुद भी अपनी तैयारी करनी थी। लेकिन फिर भी इसने कह दिया था कि पार्टी में किसी तरह का कोई तमाशा ना हो, चाहे अगर ऐसा हुआ है तो अपनी बीवी को लेकर वो यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। पापा ने जवाब में सिर्फ मुस्कुराकर कहा था, डोंट वरी बेटा, कुछ नहीं होगा। वो उसके डोंट वरी पर यकीन नहीं कर सकता था। वो जहांगीर शाह को नीचे दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जो जानते हैं कि आज की ये पार्टी मेरे बेटे जागीरदार दिलावर शाह की शादी की है, खुशी में दी गई है। आज मेरी बेटी की शादी को 1 हफ्ता गुजर चुका। मेरे बेटे ने शादी अपनी पसंद से की है, हमें इसकी पसंद बेहद पसंद है। वो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए अपने अंदर जहांगीर शाह की नफरत को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बहुत खुश है। मेरा बेटा अपनी यह खुशी सबके साथ शेयर करना चाहता है, जिसकी वजह से इस पार्टी में सबको इनवाइट किया गया है। मेरी बहू सिर्फ मेरी बहू नहीं बल्कि मुझे बेटी की तरह अजीज है। अल्लाह ने बेटी की रहमत से नहीं नवाजा, लेकिन शाम को बहू के रूम में पाकर मेरी ये कमी पूरी हो गई। आओ बेटा ऊपर आओ, शाम की जानिब इशारा करते हुए बोले। दिलावर शाह के साथ खड़ी शाम घबराहट में मुब्तला हो चुकी। वो जो किसी के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती थी, यहाँ क्या बोलती, लेकिन वो क्या जानती थी कि वो खुद इतनी हिम्मत नहीं पाती कि इतने लोगों के सामने बात कर सके। वो तो इन सबको देख नहीं पा रही थी, बात करना तो दूर की बात थी। आओ मेरी जान, घबराने की जरूरत नहीं, सब अपने ही हैं। दिलावर इसका हाथ थामे स्टेज में चढ़ने में मदद करने लगा। इसके साथ ही वो ऊपर आकर खड़ा हुआ। सिकंदर शाह ने माइक इसकी जानिब बढ़ाया तो उसकी घबराहट में मजीद इजाफा होने लगा, जबकि सिकंदर शाह चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। जहांगीर शाह की बेटी जब बात करते हुए कपकपा रही थी तो यहाँ किस तरह से अपने अल्फाज बयान कर सकती थी। कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ इसके अंदर थी ही नहीं। और अगर देखा जाए तो ये जहांगीर शाह की शिकस्त थे, क्योंकि पार्टी में मौजूद तकरीबन 70% लोग इस बात से वाकिफ थे कि वो जहांगीर शाह की बेटी है। और सिकंदर शाह को इस बात की बेहद खुशी थी कि इसकी बेटी किसी के सामने बोल भी नहीं सकती। पता नहीं ये लड़की इनके बेटे के जिंदगी में कैसे आ गई और इनका बेटा इनको कैसे पसंद करता था इस लड़की को। ये पार्टी इस वक्त ना जाने पाकिस्तान के कितने चैनल्स पर लाइव चल रही थी। जहांगीर शाह इस वक्त अपनी बेटी की हालत से बेखबर तो हरगिज ना थे। घबराओ नहीं, बोलो, कुछ भी बोल दो, सिर्फ हाय बोलकर मुस्कुरा दो, इतना ही काफ़ी है, बाकी मैं संभाल लूँगा। इसे अपने कान के बेहद करीब दिलावर शाह की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो उसकी कंडीशन से अच्छी तरह वाकिफ था। सिर्फ हाय क्यों बोलना, अगर यहाँ तक आ गए हैं तो अपने दिल की सारी बातें कह देती हूँ। वो माइक अपने मुंह के करीब रखते हुए मुस्कुराकर बोली तो सबसे पहला झटका दिलावर शाह को लगा था। हाय फ्रेंड्स, मैं इशाम जहांगीर, नहीं सॉरी, मैं इशाम दिलावर शाह। ज़बरदस्ती के रिश्तों का हवाला तो देना ही होगा। आप सब सोच रहे होंगे जहांगीर शाह ने अपनी बेटी की शादी भला सिकंदर शाह के बेटे से कैसे कर दी। काफ़ी हैरानी वाली बात है। भला दो दुश्मन जो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, वो अपने बच्चों का रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपके सबके सवालों का जवाब देने के लिए। मेरी शादी दिलावर शाह से कैसे हुई, ये सवाल बहुत लोग पूछना चाहते हैं। तो इसका जवाब ये है कि ये मेरा निकाह गन पॉइंट पर किया गया। जागीर दिलावर शाह दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन ना सिर्फ मेरी ज़ात पर अपने नाम का ठप्पा लगाने के लिए मुझे ज़बरदस्ती अपने निकाह में शामिल किया। खैर ये खानदान ही ऐसा है, आप अपने आप को जागीरदार कहकर अपनी पसंद की हर चीज़ अपने नाम की मोहर लगाने की आदत है इन लोगों को। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाली चीज़ कोई बेजान शे है या कोई जीता जागता इंसान। इन्हें बस अपनी जागीरदारी पूरी करनी होती है। वो अपनी ज़िद पूरी करने के बाद ये क्या करते हैं, इसमें मैं आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट होगा, वो भी आपको बता देती हूँ। अपनी ज़िद पूरी करके वो अपनी अना की तस्कीन पहुँचाकर इस चीज़ को इतना बर्बाद कर देते हैं कि वो कभी किसी दूसरे के इस्तेमाल में हरगिज़ नहीं आते। क्यों, सही कहा है ना मैंने, या और तारीफें करूँ आपकी। दिलावर शाह की आंखों में आंखें डालती वो बेखौफी अंदाज में बोलती। सामने वाले के चेहरे पर तबस्सुम बखेर गई। इसका मुंह बंद करवाओ दिलावर, वरना मैं अभी इसे गोली मार दूंगा। सिकंदर शाह गुस्से से धारते हुए माइक की जानिब लपके थे जब अचानक दिलावर उनके दरमियान में आ गया।
बोलने दे इसे बाबा जान। डार्लिंग तुम कंटिन्यू करो, वो सिकंदर शाह को पीछे करता मुस्कुराकर इससे बोल रहा था। इसके इस तरह कहने पर शाम ने पहले तो हैरान हुई, फिर इसे उम्मीद थी कि दिलावर शाह और कुछ करे ना करे लेकिन इसका मुंह बंद करने के लिए एक थप्पड़ जरूर मार देगा। क्यों नहीं, जरूर, वो हाँ में सर हिलाती एक बार फिर माइक को अपने मुंह के करीब कर चुकी थी। हाँ तो मैं कह रही थी, मेरे शोहर अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मेरे निकाह के दिन ही अपने गार्ड्स और गन के साथ मेरे घर आ गए, मेरे होने वाले शोहर को बेदर्दी से गोली मार दी। इसके बाद हमारा निकाह हुआ और अब ये जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आए हैं। ये रिश्ता कितने दिन चलेगा मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जागीरदार ज्यादा दिन तक किसी एक चीज पर टिक नहीं सकते। इन्हें अपनी चीजों में वक्त बर वक्त तब्दीली चाहिए होती है। मैं ये जानना चाहती हूँ मेरी तब्दीली कब होगी, कब जान छूटेगी मेरी। वो उसे देखते हुए बेहद गुस्से से बोल रही थी जब अचानक माइक बंद हो गया। सिकंदर साहब ने सुकून का सांस लिया, जबकि दिलावर शाह के चेहरे की मुस्कुराहट अब भी बरकरार थी। मैं आज रूम में जाकर शुक्राने के नफल अदा करूंगा, मेरी बीवी गूंगी नहीं है। जानती हो ये बात जानकर मुझे कितनी खुशी हुई है। और बाकी तुम्हारी जान तो मुझसे कभी भी नहीं छूटने वाली। जागीरदार अपनी जागीर कभी नहीं छोड़ता हिशाम डार्लिंग। और अगर तुम्हें लगता है कि इन सारी फजूलियात से मुझे कोई फर्क पड़ता है तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हें जरूर कहूंगा कि बोला करो मेरी जान, बोलते हुए अच्छी लगती हो। डर कर सहम कर तुम कभी अपना हक हासिल नहीं कर पाओगी। ये दुनिया बड़ी जालिम है, कोई जितना डराता है इतना डराया जाता है, जो जितना डरता है इतना डराया जाता है उसे। और तुम जागीरदार दिलावर शाह की बीवी हो, तुम्हें अपने लिए खुद लड़ना होगा। इसकी कमर में हाथ डाले वो से अपने बेहद करीब करते हुए इसका चेहरा थामे दुनिया के थामे शीनी लहजे में इससे बोला था, जबकि इसका ये दोगला अंदाज पहले तो शाम को हैरान कर गया, लेकिन अब इसे इससे मजीद नफरत होने लगी। शाह साहब का बस नहीं चल रहा था, वो कुछ कर बैठे। इतनी तौहीन, इतनी जिल्लत, इन्हें अंदाजा नहीं था कि ये चुटकी भर सी लड़की इन्हें इतना रुस्वा कर जाएगी। वो जहांगीर शाह के इसकी औकात याद दिलाना चाहते थे, इसे बताना चाहते थे कि उनके बेटे ने अपनी कही हुई बात मुकम्मल कर दी। एक लड़की के साथ इतना गहरा ताल्लुक था, वो उसकी सगी बहन की बेटी थी, लेकिन वो इस वक्त जैसे कोई रिश्ता याद ही नहीं करना चाहते थे। वो तो बस जहांगीर शाह से अपना हिसाब बराबर करना चाहते थे। लेकिन जहांगीर शाह की बेटी ने ऐसे हिसाब बराबर किया था कि वो अब भी शायद ही इसके हिसाब किताब करने के बारे में सोचते। हर न्यूज़ चैनल पर यह खबर वायरल हो चुकी थी कि जहांगीर शाह ज़रावर शाह जहांगीर शाह की बेटी से ज़बरदस्ती निकाह किया है। अब जहांगीर शाह मजलूम जबकि सिकंदर शाह जालिम बन चुके थे। इतने सालों के तय किए रिश्ते का पास रखने के लिए उन्होंने ज़बरदस्ती जहांगीर शाह की बेटी ही का निकाह अपने बेटे से करवा दिया था। वो लड़की इस शर्ती से हरगिज़ खुश नहीं थी। मासूम के साथ जुल्म हुआ। हर न्यूज़ चैनल पर टैगलाइन चलना शुरू हो चुकी थी। हर कोई अफसोस कर रहा था, खानदान बरादरी हर तरफ एक ही खबर चल रही थी। शामिल लोगों के लिए अनजान नहीं थी, वो सिकंदर शाह की बहन की बेटी थी, जिनके साथ इनके ताल्लुकात किसी ज़माने में बहुत खुशगवार थे। तब दिलावर शाह और शाम जहांगीर का रिश्ता भी तय पाया था, लेकिन फिर हालात बदल गए। सिकंदर जहांगीर शाह में दुश्मनी पैदा हो गई, जिसके पीछे जहांगीर शाह के भाई का कत्ल था, जिसका इल्ज़ाम सिकंदर शाह पर लगाया गया। बाद में सिकंदर शाह आज़ाद हो गए, लेकिन खानदान में तलखियाँ ज़्यादा होने लगी। इनके ताल्लुकात इस हद तक नाखुशगवार हो गए थे कि सिकंदर शाह अपनी बहन के जनाजे में भी शामिल ना हुए। और फिर इतने साल बाद जहांगीर शाह की बेटी के साथ ज़बरदस्ती अपने बेटे का निकाह करके अपने जागीरदार होने का रोब जमाया था। इसमें कोई शक नहीं था कि जहांगीर शाह बाहैसियत इंसान थे, लेकिन दौलत और शोहरत के मामले में जागीरदारों का कोई मुकाबला नहीं था। वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा खौफजदा थी। इसे कमरे में लाकर बिठा दिया गया था और कमरा किसी दुल्हन की तरह खूबसूरती से सजाया गया था। सुबह जिस कमरे से निकलकर वो गई थी, वो कमरा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। कमरा पूरा का पूरा बदला हुआ था कि सामने वाली दीवार पर दिलावर शाह की तस्वीर न लगी होती तो शायद वो यही गुमान करती कि इसे किसी और कमरे में लाया गया है, क्योंकि ये किसी भी तरह से सुबह वाला कमरा महसूस ही नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि फर्नीचर तक चेंज कर दिया गया था। यकीनन सुबह से वो इन्हीं सब कामों में लगा हुआ था। जहाँ तक इसे पता चला था, दिलावर का काफ़ी साल बाद पाकिस्तान लौट कर आना हुआ है, वरना वो पाकिस्तान आना पसंद नहीं करता था। रहना तो दूर की बात, इसे अपने मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं थी। कहाँ वो मासूम सी लड़की जो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, गरीबों का मुफ्त इलाज करना चाहती थी। कहाँ वो इसका शोहर जो मुलाजमों से भी इतना रुखा रवैया रखता था कि हद नहीं। मजाल है जिससे कोई किसी तरह की फालतू गुफ्तगू कर सके। इसने हर इंसान को एक हद में रखा था। माँ की तो कोई हैसियत ही नहीं होती ना। इसे जहाँ तक पता था आमना नामा
आमना नामी औरत इसकी सौतेली माँ थी, लेकिन सौतेली ही सही, लेकिन रिश्ता तो था ना माँ का। लेकिन वो इसे भी अपने हद में रखता था, ऐसे जैसे बाय से मजबूरी कर रहा हो। वो इनसे बात भी इस तरह ही करता था। वो जितने इन लोगों को समझ पाई थी, इनके रिश्ते पूरी तरह से बिखरे हुए थे। इनका शौहर अपने माँ बाप को कोई अहमियत नहीं देता था, जैसे इन लोगों को जानता ही ना हो। अपने चेहरे पर झूठी सी मुस्कुराहट सजाए वो पार्टी में इसे सबसे मिलवा रहा था। इसकी झूठी मुस्कुराहट साफ जाहिर कर रही थी कि वह जबरदस्ती मुस्कुराता अपने बाप के पास खड़ा था। बड़े बड़े बिजनेसमैन और हर तरह के चैनल रिपोर्टर इस वक्त इस पार्टी में मौजूद थे। इसे अंदाजा था कि इन सब चीज़ों से इसकी बहुत बदनामी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी इसे दुख नहीं था। अपने बाप से अजीज इसे कुछ भी नहीं था। सच था कि वो कभी भी अपने बाप के ज़्यादा पास नहीं हुई थी, लेकिन इस रिश्ते में भी एक हद मुकर्रर की हुई थी। वो भी कभी इस हद को क्रॉस नहीं कर सकी थी, लेकिन इस बावजूद भी वो अपने बाप को बेइंतहा चाहती थी। जबकि बल्कि ये कहना जाए कि इसका बाप ही इसकी कुल करनात था तो गलत नहीं होगा। जो कुछ इसने स्टेज पर कहा मुमकिन था कि वो इसे एक थप्पड़ लगाकर हिसाब बराबर कर दे, लेकिन एक थप्पड़ से हिसाब कहाँ बराबर होना था। वो अपने आप को मुकम्मल तैयार कर चुकी थी। जागीरदार थे, तरस खाना इनकी फितरत में नहीं था, तो पता नहीं इसके साथ क्या करेंगे। वो सिर्फ सोच ही सकी। वो आईने के सामने आ रखी, आईना इसकी खूबसूरती का गवाह बन गया। वो इतनी हसीन लग रही थी, इसने सोचा भी नहीं था। अपने आप को आईने में देखने की गलती इसने हरगिज नहीं की थी। इसने इस दिन में बारे में कभी भी नहीं सोचा था, ना ही इसे सोचने का वक्त दिया गया था। ये इसके बाप का फैसला था, इस मंजूर था, लेकिन इसके दिल में अज्जत के लिए कोई जज्बात नहीं थे। लेकिन न जाने क्यों इस शख्स के लिए इसे बहुत अजीब महसूस होता था। वो चाहे कितना भी क्यों ना बोले, वो इसके निकाह में थी। वो इस हर तरह के हक रखता था। वो कभी भी अपना हक इस्तेमाल कर सकता था अगर वो इससे सच्ची मोहब्बत का दावेदार होता तो। वो कभी भी इसके करीब जाने पर इनकार न करती और ना ही इसे खुद से दूर करके अल्लाह की नापसंदीदा लोगों में शामिल होती। लेकिन इस शख्स ने शादी की इस तरह की थी कि वो ये सब कबूल नहीं कर पा रही थी। बेशक से असद के साथ अगर इसका निकाह होता तो शायद वो अपने ख्वाब पूरे कर सकती। डॉक्टर बनना, कामयाब बनना, बाबा का नाम रोशन करना इसके ख्वाब थे, लेकिन अब तो जैसे ये सब कुछ नामुमकिन था। वो कभी भी अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पाएगी। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और इसने मुड़कर देखा। कारिशा जैसे सर से पैर तक बदल गया था। वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगा था, हर चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगा था। इसका बाप चाहता था वो सियासत का नाम में अपना नाम बनाए। वो अपने बाप का ख्वाब पूरा कर रहा था, लेकिन इसके साथ इसके और भी बहुत सारे ख्वाब जुड़े गए थे। और को खुश रखना, इसके जज्बात की कदर करना, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करना, इसके और अपने होने वाले बच्चे के साथ खूब सारा वक्त गुजारना। हाँ, वो हर मुमकिन तरीके से इसे खुश रखने की कोशिश करता था और वो और खुश थी क्योंकि इसकी मनतू मुरादों का सिला मिल गया था। इसके सब्र का फल मिल चुका था। कारिब शाह के रूप में इसे ना सिर्फ एक अच्छा बाप मिला था, बल्कि एक बहुत अच्छा वो बाप बनने वाला था। वो अपने बच्चे का, वो उससे अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करता था और हर आने वाले लम्हे के साथ इसे अपने बच्चे की पैदाइश का इंतज़ार था। वो एक बहुत अच्छा बेटा था। सुल्तान साहब को अपने बेटे पर फख्र था। वो उसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मोहब्बत तो उसकी माँ भी इससे करती थी, लेकिन वो अपनी माँ के ज़्यादा करीब नहीं था। वो ज़्यादा वक्त अपने बाप के साथ गुजारता था। कारब से बच्चे की जब भी बात होती तो वो ज़्यादातर बेटे के हवाले से होती थी। बेटी के बारे में वो कुछ नहीं कहता था। इससे ऐसा लगता था जैसे इसे बेटी चाहिए ही नहीं। एक दफ़ा इसने पूछ लिया, कारब हमें बेटी हुई तो क्या वो आपको इतनी प्यारी नहीं होगी जितना कि हमारा बेटा? वो इसे देखते हुए सवाल कर रही थी। और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझे यकीन है हमारा बेटा ही होगा और मुझे बेटा ही चाहिए, तो बेहतर है तुम भी बेटे के बारे में ही सोचो। अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा। इसके इस जुमले के बाद वो बिल्कुल खामोश हो गई। समझ चुकी थी इसे अपने बेटा चाहिए, यानी कि बेटा हुआ तो अच्छा होगा और अगर बेटी हुई तो क्या होगा वो सोच सकती थी, लेकिन सोचने की हिम्मत नहीं रखती थी। यकीनन बेटी हुई तो अच्छा नहीं होता। वो नहीं चाहती थी कि इसकी ज़िंदगी में अब कुछ भी बुरा हो। वो भी अल्लाह से बेटे की दुआ मांगने लग गई, हालांकि जानती थी कि ये गलत है। ये और की पहली दुआ से जिसे मांगते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। वो अल्लाह से कह रही थी, अपनी रहमत ले लो लेकिन मुझे बेटा अता कर दो। वो इसके दिन रात की दुआओं ने क्या रंग लाना था वो नहीं जानती थी। आगे से इसे कुछ पता था तो सिर्फ इतना कि इस खानदान को पोता चाहिए, पोती नहीं। 5 महीने वो कारब का जो रूप देख रही थी, इसने इस रूप में कारब को बेहतरीन इंसान पाया था। वो हर बुरी आदत छोड़ चुका था, लड़कियों से मिलना, शराब नोशी करना, जैसे जुआ खेलना, फिर आवारा दोस्तों के साथ घूमना फिरना। इसने हर बुरी चीज़ को तर्क कर दिया था। बस अपने बाबा के साथ अपने काम पर जाता, सियासत की चीज़ों पर गौर फिक्र करता और फिर लौट आता। अगले 4 महीने में इलेक्शन शुरू होने वाले थे और इलेक्शन में इससे लोगों की हमदर्दियों की ज़रूरत थी। वो लोग
ہوں کہ بہت کام آ رہا تھا، ہر ممکن طریقے سے لوگوں کی مدد کر رہا تھا۔ یہ سب کتنے دن تھا وہ نہیں جانتی، لیکن پتا تھا کہ سیاستدانوں کی لوگوں کی فکر تبھی ہوتی ہے جب انہیں ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ 4 مہینوں میں الیکشن ہونے والا تھا اور کارب کا سارا دھیان اس کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پچھلے 5 مہینے سے کارب اس کا اپنی جان سے بڑھ کر خیال رکھ رہا تھا۔ اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز اس کی نظر میں رہتا تھا۔ وہ اس کی محبت بن چکی تھی۔ محبت میں لاپرواہی کی گنجائش کہاں ہوتی ہے؟ اس کی دنیا صرف اس کی بیوی اور اس کے ہونے والا بیٹا تھا، یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہہ چکا تھا جب تک الیکشن ختم ہوں گے تب تک ہمارا بیٹا اس دنیا میں آ جائے گا، پھر جو ہنی مون ہم ادھورا چھوڑ آئے تھے اسے چل کر کمپلیٹ کریں گے۔ اس کی ساری باتوں پر وہ صرف مسکرا کر سر جھکا دیتی۔ اس کا یہ شرمیلا انداز کارب شاہ کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کافی تھا۔ وہ تو پہلے دن سے ہی اپنی ہی شرم و حیا کی وجہ سے اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی تھی۔ محبت میں پہلی بار اس کے دل کے اوپر دستک ہوئی تھی، لیکن اس بات کو سمجھنے میں اسے بہت وقت لگا گیا۔ لیکن اب وہ اسے پوری دنیا کے سامنے بھی اپنی محبت کے طور پر قبول کرتا تھا۔ حور العین کو پہلے اس شخص سے محبت نہیں تھی، لیکن اب وہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی۔ ایک مسلمان لڑکی کے لیے محبت کرنے کی صرف بڑی وجہ یہی ہوتی کہ وہ شخص کے نکاح میں ہے، اور اب تو اس کی کوکھ میں اس کا بچہ سانس لے رہا تھا۔ اس کے باپ پاس کارب شاہ سے محبت کرنے کے لیے یہی ایک بہت بڑی وجہ تھی جو اس سے محبت کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ کیا بولتی ہو؟ ڈائلاگ مزہ آ گیا؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے تمہارے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، لیکن تم تو کمال کی لڑکی ہو یار، مزہ آ گیا۔ کیا ڈائلاگ بازی کی ہے تم نے؟ تم تو بزدل تھی، کسی کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، تمہارے اندر تو اتنی ساری ہمت کیسے آ گئی؟ کیا میں سمجھوں یہ میری صحبت کا اثر ہے؟ خیر میں تو یہی سمجھوں گا، دیکھ لو کتنا اچھا اثر ہوا ہے میری ذات کا تم پر۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا قدم اٹھاتا اس کے بالکل قریب آ رہا تھا۔ میرے نام میں بہت خوبصورتی ہے، یقین نہ آئے تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ لینا، آج تمہارا پور میرے نام سے سجا ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ، کیا تم اپنے نکاح والے روز اتنے خوبصورت لگ رہی تھی؟ اس کا رخ آئینے کی جانب کرتا وہ اس کے سامنے ساتھ کھڑا اس کا اور اپنا عکس آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑی اپنے پیچھے کھڑے اس لمبے چوڑے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی شک نہیں، اگر اسجد اور اس کا موازنہ کیا جائے تو وہ 1000 گنا اسجد سے زیادہ ہینڈسم اور پروکار پرسنالٹی کا مالک تھا، لیکن ان دونوں کے دل کا موازنہ کیا جائے تو اس نے ہار جانا تھا، کیونکہ اسجد کا دل بہت بڑا تھا، وہ بہت نیک اور اچھا انسان تھا۔ وہ جو شخص دوسروں کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا وہ کبھی ایک اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کا تبصرہ تھا اس کی ذات پر کہ وہ اچھا انسان نہیں، لیکن وہ اس کے سامنے اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ وہ تو اس سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ آج تمہارے بابا کو تم پر فخر ہوگا، کیا باتیں سنائی ہیں تم نے میرے بابا کو، مزہ آ گیا۔ میں اپنی طرف سے کلیئر کرتا ہوں، میں نے انہیں کہا تھا کوئی تماشا لگانے کی ضرورت نہیں، لیکن جب تک وہ تماشا نہ لگائیں انہیں سکون نہیں ملتا، اس لیے تو اتنے ڈرامے بازیاں کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ میڈیا کے نمائندے، یہ بڑے بزنس مین کو انہوں نے اس لیے بلایا تھا کہ یہ سب تماشا لگا سکیں، لوگوں کو پتہ چلتا کہ آج ہمارا ولیمہ ہے، بات یہیں پر ختم ہو جاتی، لیکن نہیں، بابا جان نے اچھا خاصا ہنگامہ کرنا تھا۔ پہلے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہارے گھر سے یہ بات کس نے بتائی کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہاں پر کوئی بھی میڈیا والا تھا، تو وہاں سے یہ بات کس نے باہر نکالی؟ تو وہاں تو تمہاری فیملی کے ہی کچھ لوگ تھے، کچھ جاننے والے۔ تو کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا انسان ہے جو یہ بات باہر نکال دے؟ کیونکہ اس کا کافی غلط طریقے سے باہر نکالا گیا ہے، ہمارے رشتہ داری سے زیادہ پرانی ہسٹری اور دشمنی کو زیادہ ظاہر کیا گیا ہے، اس بات کو باہر نکالا گیا ہے تاکہ ہماری عزت کو میڈیا میں اچھالا جا سکے۔ اس کے پیچھے صرف میری نہیں بلکہ تمہارے بابا کی بھی عزت شامل ہے۔ تو کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تمہارے گھر میں ایسا کون ہے جو یہ بات باہر لیک کر دے؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی جب وہ اس کے پیچھے کھڑا اس سے سوال کر رہا تھا۔ وہ کیسے بتا سکتی تھی؟ ایسا تو کوئی انسان نہیں تھا اس کے گھر میں جو اس کے بابا کی عزت کو خراب کرتا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ ایسی حرکت کون کر سکتا ہے اور کتنا وقت لگے گا سوچنے میں۔ اسے دیکھتے ہوئے پھر سے بولا، وہ اس سے جواب مانگنے کے لیے ہی آیا تھا کیونکہ ان کے پارٹی میں گھر میں جب پارٹی ہوتی تھی تو وہاں پر بہت سے لوگ آتے تھے، زیادہ تر ان کی فیملی کے لوگ تھے، کچھ جہانگیر شاہ کے بزنس مینس، باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو پھر ایسا کون ہو سکتا تھا؟ وہ خود بھی یہی سوچ کر اس کے پاس آیا تھا، لیکن اس نے اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا، یہ سوچے بغیر کہ جتنی بے عزتی اس بات پر ان کی ہوگی اتنی ہی جہانگیر صاحب کی بھی ہوگی، کیونکہ کم وہ بھی نہیں تھے۔ لوگوں کا پہلا سوال یہی ہونا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے پولیس کو کیوں نہیں بلایا۔ مجھے کچھ بھی نہیں پتا پلیز، اور مجھے ڈسٹرب نہ کریں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں۔ اسے پیچھے کرتی وہ واش روم کی طرف بڑھی، جب اگلے ہی لمحے ضیاء نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تو میں نیند ضرورت سے زیادہ نہیں آتی، مجھے اتنی زیادہ سونے والی بیوی پسند نہیں۔
खुश रहो और मुझे भी खुश रखने की कोशिश करो। शौहर को खुश रखने वाली बीवी सीधा जन्नती होती है। इसका चेहरा अपने हाथों में थामकर वो इसे जन्नत का लालच देते हुए इसके चेहरे पर अपनी लब रखने लगा था, जबकि इसके यूं ही अचानक करीब आने से इसे घबराहट होने लगी। वो जितना इसे दूर होने की कोशिश करती वो उतना इसे अपने करीब खींच रहा था। तो क्या आज वो सारी हदें पार कर देना चाहता था? क्या वो आज इसके साथ अपना रिश्ता मुकम्मल कर देना चाहता था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। जब तक वो मुझे दिल से अपना शौहर कबूल ना करूँ तब तक वो अपना आप इसे सौंपने का सोच भी नहीं सकती थी। वो उसका शौहर था, इस पर हक रखता था, लेकिन इसका दिल अभी तक इसकी मलकियत नहीं था। वो कैसे अपने दिल को राज़ी करती जब वो इसे अपना मानने को तैयार ही नहीं था। वो उसके बहुत पास आ रहा था, लेकिन इसके बेतहाशा बहते आंसू देखकर वो एक लम्हे के लिए रुका। क्यों रो रही है तुम? मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। निकाह में हो तुम मेरे, जायज़ रिश्ता है मेरा तुम्हारे साथ। शौहर हूँ मैं तुम्हारा, महरम हूँ, मेरा हक है तुम पर। तुम मुझे मेरे जायज़ हक से दूर नहीं रख सकती। और वो इसके दोनों बाजू अपने हाथों की गिरफ्त में लेता इसे बेहद करीब करता वो बोला था, मैं नहीं मानती, मेरा दिल कबूल नहीं करता आपको। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते और मैं आपको अब मैं अपना आप किसी ऐसे शख्स के हवाले नहीं करूँगी जिससे मुझे मोहब्बत नहीं। आप मेरी मोहब्बत नहीं है, दूर रहें मुझसे। मेरी मम्मा कहती थी कि औरत अपना सब कुछ इसके नाम करती है जो उसे सच्ची मोहब्बत करता हो, और वह जिसके लिए सिर्फ दिलो जान से नहीं बल्कि अपनी रूह की रजामंदी से इसकी हो जाने पर तैयार हो। मैं अपना आप आपके हवाले नहीं कर सकती, मुझे नहीं मोहब्बत आपसे। वो इससे अपना आप छुड़वाते चिल्लाते हुए बोली, इससे मोहब्बत है तुम्हें? असरत से? इसे गुस्सा आ रहा था। वो इस पर अपनी मोहब्बत की बरसात करना चाहता था, इसका पोर पर अपनी मोहब्बत में भगो देना चाहता था, इस पर अपना आप खोल देना चाहता था, अपनी शिद्दत की मोहब्बत की शिद्दत जाहिर करना चाहता था। वो कैसे इससे दूर हुई थी, कैसे बता रही थी कि वो इससे मोहब्बत नहीं है करती। इसे बेतहाशा गुस्सा आया इस लड़की पर जो इसकी मोहब्बत की नाकदरी कर रही थी। नहीं इज्जत बाई से भी मोहब्बत नहीं है मुझे, किसी से मोहब्बत नहीं है, सिर्फ अपने बाबा से है। आपकी वजह से आज वो अजियत में है। कभी आपसे मोहब्बत नहीं हो सकती क्योंकि आपने मेरे बाबा को तकलीफ दी। हम मोहब्बत के नहीं नफ़रत के काबिल हैं, और हाँ मुझे आपसे नफ़रत है। अजत भाई के साथ मेरा रिश्ता बहुत पाकीज़ा था। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी शादी इनके साथ होगी। मेरे बाबा की ख्वाहिश थी ये, और मैं अपने बाबा की हर ख्वाहिश पूरा करना चाहती थी, लेकिन आपकी वजह से ऐसा नहीं हो सका। मेरे बाबा ने पहली बार मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला किया। मुझे मेरी बाबा का फैसला दिलो जान से कबूल था, लेकिन आपने सब कुछ ख़राब कर दिया। आपने मेरे बाबा की ख्वाहिश को पूरी नहीं होने दी। आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। मुझे नहीं आपसे मोहब्बत और ना ही कभी होगी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी, वो बोले जा रही थी जब अचानक से थाम कर अपने करीब करता इसके चेहरे पर बोला था, सुना तुमने, होगी तुम्हें मुझसे मोहब्बत। वो दिन दूर नहीं जब तुम चिल्ला चिल्ला कर अपनी मोहब्बत का इजहार करोगी। तुम नहीं कर सकती ना अपना आप मेरे हवाले। जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना हो जाए तो जाऊँ मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हारा पोर पोर मेरी मोहब्बत में डूबा होगा। तुम्हें मेरी मोहब्बत में पागल हो जाओगी। तुम मेरी मोहब्बत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगी। इस शाम दिलावर खान, मैं तुमसे वादा करता हूँ जब तक तुम मुझसे मोहब्बत ना हो जाए तब तक मैं अपने हक तुमसे नहीं लूँगा। और हाँ, ये अलग बात है कि जब मेरे जज्बात मुझे बहकाएंगे तब मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा। जब मेरा दिल तुम्हारी गुर्बत का ख्वाहिशमंद होगा तब मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा। मैं तुम्हें अपने बेहद नज़दीक रखूँगा, लेकिन फिर भी हम दोनों के दरमियान एक हद होगी, जब तक तुम चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहती कि तुम्हें दिलावर शाह से मोहब्बत है। वह दिन दूर नहीं, बहुत जल्द वो दिन आएगा जब तुम मुझसे मोहब्बत करोगी। तुम करोगी मुझसे मोहब्बत, याद रखना। इसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर वो इसके मुँह पर बोले जा रहा था जब अचानक वो इसके लबों पर झुकता इसके लबों को अपने लबों में कैद कर चुका। इसका अंदाज शिद्दत से भरपूर था। वो अपनी तमाम तर गुस्सा इसके लबों पर निकाल रहा था। वैसा ही कर रहा था जब पीछे हटा तो इसके लबों से खून की नन्ही सी बूंद जाहिर हुई, जिस पर अगले ही लम्हे वो दोबारा अपने लब रखता इससे दूर हो चुका था। मेरी मोहब्बत हो तुम्हें शाम दिलावर शाह, तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी, याद रखना। इसे आज़ाद करता वो अपने कपड़े लेकर वाशरूम में चला गया। जब वापस आया तो इसे इसी हालत में खड़ा देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। जन्म जाकर चेंज करो, क्योंकि इस लिबास में तुम पूरी तरह मेरे हवास पर सवार हो रही हो। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें मोहब्बत का इंतज़ार किए बिना तुम्हें अपनी मोहब्बत की बारिश में भगों कर तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूँ, तो बेहतर है कि जाकर चेंज करो, वरना मैं अपने जज्बात पर मज़ीद कंट्रोल नहीं कर सकता। बंदा बशर हूँ, बहक सकता हूँ। हर चीज़ की एक हद है। अब तुम्हारी ये हुस्न मेरी कमज़ोरी बन रहा है। बस सफ़ेद शलवार कमीज़ में इसके सामने फ्रेश सा इसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन ये शाम जो भी इस तक इसकी जसारत पर संभल नहीं पाई थी। इसकी बात सुनकर बिना कपड़े लिए वाशरूम की तरफ दौड़ी। इसके इस तरह भागने पर इसने मुस्कुराते हुए अलमारी से इसके कपड़े निकाल दिए और दरवाजे के बाहर हैंग कर दिए। कपड़े तुम्हारे यहाँ हैं,
اب مجھ سے اتنا بھی کیا دور بھاگنا کہ کپڑے تک لے کر نہیں گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے بھاگ سکتی ہو؟ غلط فہمی ہے تمہاری، جتنی جلدی ہو سکے دور کر لو تو بہتر ہے، کیونکہ میں تمہیں ابھی اپنی پناہوں میں قید نہیں کرنا چاہتا۔ تم یہ مت سوچنا تم نے مجھے روکا ہے یا تم مجھے روک سکتی ہو، ایسا ممکن نہیں، اور نہ ہی ایسا کسی کتاب میں لکھا ہے۔ تم میری ہو، یاد رکھنا، اور بہت جلد تمہیں میرے مکمل طور پر میری بننا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ پتہ نہیں اس نے کب واش روم سے نکلنا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اوپر نیند سوار ہو گئی۔ وہ کب نیند میں اترا وہ نہیں جانتا تھا، بس اتنا پتہ تھا کہ اس نے پونا گھنٹہ اس کے آنے کا انتظار کیا تھا، لیکن وہ جیسے اندر ہی سو گئی تھی۔